हाय एवरीवन। आज बात करेंगे टैली प्राइम, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है हमारे पास 50 एमसीक्यूज हैं हमारे पास, उसकी हम टॉपिक जो भी है हमारा उसका थोड़ा सा डिस्कस करना है हमें। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कोई एक्स्ट्रा कोई भी बातें नहीं होंगी हमारी, और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टैली प्राइम में नई कंपनी बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? टैली प्राइम में नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन चूज किया जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैली प्राइम में कंपनी की एग्जिस्टिंग डिटेल में परिवर्तन करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? देखो, टैली प्राइम में अगर कोई भी चीज़ हम अगर वहाँ पे डिटेल में कोई भी एडिट कर रहे हैं तो एडिट के लिए वहाँ पे अल्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम हर जगह एडिट यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे अल्टर यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। टैली प्राइम में कंपनी को बंद करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग किया जाता है? कोई भी चीज़ जैसे हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो शट डाउन करते हैं, वैसे यहाँ पे शट कंपनी का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंपनी क्रिएशन में फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम किसे दर्शाता है? जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो किसी भी बिगिनिंग फ्रॉम यानी कि कहीं से भी शुरुआत होना, वित्तीय वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का अर्थ क्या है? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का अर्थ है यानी कि कोई भी चीज़ इसी डेट से शुरू हो रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुरू होने की तारीख। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैली प्राइम में लेजर किसके अंतर्गत आता है? टैली प्राइम में लेजर जो होता है पर्टिकुलर एक ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत वो आता है। टैली प्राइम में किसी टैली प्राइम में किसी कस्टमर का लेजर सामान्यतः किस ग्रुप में बनाया जाता है? किसी भी कस्टमर का जो लेजर होता है वो सन्ड्री डेटर्स में बनता है। कोई भी कस्टमर है, कोई आपसे कोई सामान लेके जाता है, उसके बदले वो आपको बैलेंस दे के जा रहा है या फिर नहीं दे के जा रहा है। अगर नहीं दे के जा रहा है तो वो उधार है, जिसको हम डेटर्स में शामिल करते हैं। DEBTOR, इसको डेबिटर नहीं पढ़ते हैं, इसको डेटर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। सप्लायर्स का लेजर सामान्यतः किस ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाता है? सप्लायर का लेजर जो होता है वो हमेशा क्रेडिटर के अंतर्गत बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सैंड्री क्रेडिटर के अंदर बनाया जाता है। टैली प्राइम में कैश लेजर किस ग्रुप में आता है? ऑप्शन है आपका ए, यानी कि कैश इन हैंड। कोई भी कैश का लेजर बनेगा वो कैश इन हैंड में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बैंक अकाउंट लेजर सामान्यतः किस ग्रुप में बनाया जाता है? बैंक अकाउंट लेजर जो होता है वो आपका बैंक अकाउंट में ही बनता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैली प्राइम में कैश पेमेंट के लिए कौन सा वाउचर उपयोग होता है? टैली प्राइम में कैश पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर ही यूज करेंगे, क्योंकि रिसीप्ट जो होता है कहीं से हम अगर रिसीविंग हमें कोई सामान हम किसी को पेमेंट करते हैं उसके बाद जो है हमें मिलता है वो रिसीविंग होती है। आप गए कहीं यहाँ पे कोई चीज़ खरीदी, जिसके बदले आपने वहाँ पे कोई पैसा दिया, और पैसा देने के बाद जो आपको एक बिल प्राप्त होता है या कोई भी रिसीप्ट मिलती है उसको बोलते हैं रिसीप्ट। पेमेंट होता है जब आपके यहाँ किसी ने कोई सामान खरीदा जिसके बदले वो पेमेंट कर रहा है, तो आपके पेमेंट की रिसिप्ट देनी होती है, उसको बोल देते हैं पेमेंट। कंट्रा वो होता है जब कोई भी बैंक से आप अगर कैश जो अपने पास आपने रख रखा है उसको अपने ही बैंक अकाउंट में जमा करते हो तो उसको बोलते हैं कंट्रा एंट्री। और जर्नल जो होता है किसी भी चीज़ की डबल एंट्री जो होती है उसको बोलते हैं डबल एंट्री, यानी कि एज अ जर्नल को ही डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैली प्राइम में कैश रिसिप्ट के लिए कौन सा वाउचर उपयोग होता है? एंड टैली प्राइम में कैश रिसिप्ट के लिए जब आपको कैश रिसीव होगा तो वहाँ पे आप उसको आप रिसिप्ट की एक स्लिप देते हो, जिसके लिए आपको रिसिप्ट वाउचर यूज़ करना होता है। कैश को बैंक में जमा करने के लिए कौन सा वाउचर उपयोग किया जाता है? कैश को बैंक में जमा करने के लिए मैंने इससे पहले भी बताया था कंट्रा वाउचर यूज़ होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा मिला रहे हो तो आपने इससे पहले पढ़ा था कैश बुक मैनेजमेंट। कैश बुक मैनेजमेंट में सेम चीज़ें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक से कैश निकालने पर कौन सा वाउचर प्रयोग होता है? देखिए, आप कैश उठा के बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक से किसी भी तरह का कोई कैश निकाल रहे हैं, दोनों की एंट्री जो होती है वो कंट्रा में होती है। कहाँ होती है? वो एंट्री होती है कंट्रा में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टैली प्राइम में कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैली प्राइम में जो शॉर्टकट की होती है कंट्रा वाउचर की वो होती है F4। क्या होती है? F4।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है, और रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की जो होती है वो F6 होती है। क्या होती है? F6 होती है। ये आपको लाइन से याद रखना है, F4, F5, F6। जो कंट्रा होगा वो F4 होगा, जो पेमेंट होगा F5 होगा, और जो रिसिप्ट होगा वो F6 होगा। जनरल वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? जनरल वाउचर की जो शॉर्टकट की है वो F7 है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है 8, F8, फंक्शन 8। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? ये भी आपको पता होना चाहिए, F9। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रेडिट परचेज करने के लिए कौन सा वाउचर उपयोग किया जाता है? क्रेडिट परचेज जो भी होता है उसको उसकी एंट्री करने के लिए जो हमारा वाउचर यूज होता है उसको परचेज वाउचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज वाउचर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रेडिट सेल्स दर्ज करने के लिए कौन सा वाउचर उपयोग किया जाता है? क्रेडिट सेल्स दर्ज करने के लिए हमेशा सेल्स का वाउचर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, परचेज रिटर्न को टैली प्राइम में सामान्यतः किस वाउचर से रिकॉर्ड किया जाता है? परचेज रिटर्न को टैली प्राइम में मोस्टली अगर आप देखेंगे तो उसको डेबिट नोट के थ्रू लिखा जाता है। ठीक, कोई भी आपने किसी भी, जैसे किसी ने कोई चीज़ परचेस किया उसको फिर उसने रिटेन कर दिया, ठीक, तो उसमें ये वहाँ पे क्या हुआ, वो बैलेंस आपका उधार माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेल्स रिटर्न को सामान्यतः किस वाउचर से रिकॉर्ड किया जाता है? सेल्स वाउचर को सामान्यतः क्रेडिट नोट के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। टैली प्राइम में डे बुक क्या दिखाता है? टैली प्राइम में डे बुक जो होता है वो डेली का ट्रांजैक्शन या डेली के जो भी वाउचर्स होते हैं उनसे संबंधित डिटेल दिखाता है। टैली प्राइम में ट्रायल बैलेंस का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो ट्रायल बैलेंस का जो उपयोग होता है वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की जांच के लिए होता है। ठीक, ट्रायल बैलेंस जो होता है वो आपका ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत ही आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यानी कि फाइनल अकाउंट आता है। फाइनल अकाउंट तभी माना जाता है जब आपने अपने पूरे साल भर में जो भी खर्चे किए हैं और प्लस जो आपके पास इनकम थी उनका सारा का इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपने जितना इधर जो भी आपने लगाया और जो भी आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, यानी कि आपके पास दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है उसको सही माना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टैली प्राइम में बैलेंस शीट में क्या प्रदर्शित होता है? टैली प्राइम जो होता है उसकी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं। आपका लायबिलिटीज जो होता है वो लेफ्ट हैंड का कॉलम होता है अगर आप अपने सामने से देखते हैं तो, और राइट हैंड का कॉलम जो होता है उसमें एसेट्स लिखे होते हैं। क्लियर? एसेट्स में क्या होता है, जो भी आपके पास प्रेजेंट टाइम में है और जो भविष्य में आपको मिलेगा वो होता है, और लेफ्ट साइड में जो होता है जो भी चीज़ें आपको देनी है किसी को वो सारी चीज़ होती है आपकी, जो भी प्रेजेंट टाइम में पूंजी है वो होती है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुख्यतः क्या प्रदर्शित होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में जो मोस्टली जो देखा जाता है वो इनकम और एक्सपेंसेस होती हैं। ठीक है, इनकम जो होगी वो आपके राइट साइड में लिखी जाएगी और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं अगर हिंट देना चाहूँ तो मैं ऐसे बता सकती हूँ, आपका जो ये बनता है वो ऐसे बनता है, कुछ बीच से एक लाइन होती है, यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। ठीक है, अब ये ऊपर से पहले ही इसको ट्रायल बैलेंस, इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हो आप। वैसे एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया इसे यहाँ पे होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें एक ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ होता है और यहाँ पे परचेज लिखा होता है। जब आपने पहले आपके पास कितने पैसे थे और आपने खरीद के उसको उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करी, और यहाँ पे सेल्स होता है आपने क्या बेचा और आपके पास टोटल बचा कितना। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, और इसके बाद जो यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है, यही क्लोजिंग बैलेंस आपका वहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने एक्सपेंसेस किए वो सारी चीज़ें यहाँ पे केवल वही एक्सपेंस लिखा जाता है जो भी आपने किसी सामान को लाने में खर्च किया है, लेकिन बाकी का जो डेली यूजेस सामान है, जो भी कंपनी का किसी ऑफिस का जो भी खर्चा होता है दैनिक का, वो यहाँ लिखा जाता है। किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ऐसी कोई चीज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं, और जो भी एक्सपेंसेस जो आपके डेली के होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक,
उसके बाद तो आप समझ गए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुख्यतः क्या प्रदर्शित होता है, यानी कि इनकम और एक्सपेंसेस प्रदर्शित होते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैली प्राइम में स्टॉक आइटम किससे संबंधित होता है? टैली प्राइम में स्टॉक आइटम जो होता है इन्वेंट्री से संबंधित होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 30 क्वेश्चन है हमारा। स्टॉक ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टॉक ग्रुप का जो मुख्य उद्देश्य होता है स्टॉक आइटम को क्लासिफाई करना होता है। उसके जरिए आप समझ सकते हो स्टॉक आइटम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, किस प्रकार की चीज़ें रखी हुई है और उनको कैसे हमें आगे सेल आउट करना है। टैली प्राइम में गोडाउन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टैली प्राइम में गोडाउन का उपयोग स्टॉक की लोकेशन स्टोरेज ट्रैक करने के लिए किया जाता है। भाई कोई सामान हम वहाँ रखेंगे तभी तो हम ये चीज़ पता कर सकते हैं ना हमारे पास कोई चीज़ें इतनी है या हमारी इतनी क्वांटिटी में रखी हुई है, मैं आगे कैसे मंगाना है क्या मंगाना है, इस चीज़ के लिए गोडाउन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टॉक कैटेगरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टॉक कैटेगरी का जो उपयोग होता है वो सामान कैरेक्टराइज करने के लिए और स्टॉक आइटम को क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ का आप विशेषता जानना चाह रहे हो और उस चीज़ वो सामान कैसा है उसके बारे में जानना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको स्टॉक कैटेगरी का उपयोग करना होता है। टैली प्राइम में जीएसटी सुविधा किससे संबंधित है? टैली प्राइम में जीएसटी सुविधा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक ही स्टेट के भीतर सामान्यतः जीएसटी ट्रांजैक्शन में कौन से टैक्सेस लागू होते हैं? एक ही स्टेट में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके लिए केवल और केवल सीजीएसटी और एसजीएसटी लागू होता है। क्या लागू होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, यही लागू होता है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में सामान्यतः कौन सा जीएसटी लागू होता है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में सामान्यतः इंटरनेशनल जो होता है आपका जीएसटी लागू होता है। टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर का उपयोग डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर वाइज इनकम या एक्सपेंसेस जानने के लिए किया जाता है, उसको ट्रैक किया जा सके। ट्रैक मतलब होता है किसी को भी उसके हर टाइम पे नजर रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं। टैली प्राइम में पेरोल मॉडल मुख्यतः किससे संबंधित है? टैली प्राइम में पेरोल मॉडल की बात करेंगे तो भाई पेरोल हम कभी बनाते हैं जब हम किसी भी एम्प्लॉय को या किसी को सैलरी दे रहे होते हैं तब, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एम्प्लॉयज एंड सैलरी। नेक्स्ट आ जाते हैं। टैली प्राइम में बैंक रिकॉन्सिलेशन का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? टैली प्राइम में बैंक रिकॉन्सिलेशन का उपयोग बुक्स और बैंक ट्रांजैक्शन और बैंक स्टेटमेंट का मिलान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। टैली प्राइम में आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल रिपोर्ट क्या बताती है? ऑप्शन बी, कस्टमर से प्राप्त होने वाली राशि। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। आउटस्टैंडिंग पेबल रिपोर्ट किसकी जानकारी देती है? आउटस्टैंडिंग पेबल रिपोर्ट सप्लायर्स को देय राशि की जानकारी देती है। टैली प्राइम में बैकअप का उद्देश्य क्या है? टैली प्राइम में बैकअप का उद्देश्य डेटा को सुरक्षित कॉपी करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। बैकअप डेटा को वापस लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बैकअप डेटा को वापस लाने की प्रक्रिया रीस्टोर कहलाती है। टैली प्राइम में सिक्योरिटी कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टैली प्राइम में सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज होता है यूजर एक्सेस और डेटा सिक्योरिटी को नियंत्रित करना। नाउ नेक्स्ट, टैली प्राइम में वाउचर एंट्री को एडिट अल्टर करने का उद्देश्य क्या होता है? इसमें ये होता है जो भी आपका एक्सेस ट्रांजैक्शन जो होता है उसमें जो भी डिटेल होती है उसको हम एडिट करके ला सकते हैं या फिर उसमें जो भी होता है वो सुधार कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैली प्राइम में ऑप्शनल वाउचर का क्या अर्थ है? ऑप्शनल वाउचर तब यूज किया जाता है जब ऐसा कोई वाउचर जो अकाउंटिंग बुक में रेगुलर अकाउंटिंग इम्पैक्ट के बिना रखा जा सकता है। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। टैली प्राइम में मेमोरेंडम वाउचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? टैली प्राइम में जो भी अकाउंटिंग या नॉन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, जो भी टेम्परेरी है और नॉन अकाउंटिंग है। टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर एलोकेशन का उपयोग किस में मदद करता है? टैली प्राइम में
जो भी खर्चे होते हैं हमारे या जो भी आय होती है उनसे संबंधित जो भी कॉस्ट सेंटर से जोड़ने में टैली प्राइम का यूज़ किया जाता है कॉस्ट सेंटर एलोकेशन के जरिए। आ जाते हैं नेक्स्ट। टैली प्राइम में अल्टर ऑप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कोई भी एडिटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, एग्जिस्टिंग मास्टर्स में बदलाव। टैली प्राइम में रिपोर्ट को दूसरी जगह उपयोग करने के लिए विभिन्न फॉर्मेट में निकालने की सुविधा किससे संबंधित है? विभिन्न फॉर्मेट अगर निकालना चाह रहे हो आप तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करना होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है टैली प्राइम में अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों मेंटेन करने के लिए कंपनी क्रिएशन के समय कौन सा ऑप्शन चुना जाता है? कंपनी क्रिएशन के समय ऑप्शन जो चुना जाता है आपका अकाउंट विद इन्वेंट्री। क्या होता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री? अब ये यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया है टैली जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर यहाँ तक आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि अगर कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि एक अच्छी हमारी फैमिली बन सके।